मेरा संबोधन 3 हिस्सों के अंदर मैं बांटना चाहता हूं। पहला संबोधन का हिस्सा यह है कि ये जलसा हम क्यों कर रहे हैं। दूसरा हिस्सा ये है कि हमारी पिछले 9 साल की 8.5 साल की जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में मैं जिक्र करना चाहता हूं। और तीसरा जो चरण है मेरा भाषण का, वो मैं राजनीतिक तौर के ऊपर कुछ चर्चाएं करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप ध्यान से इस बात को सभी को सुने। आर्टिकल 370 की हटाना, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत वगैरह वगैरह, मैं कुछ नहीं उसके बारे में कहूँगा, नहीं तो कहूँगा तो शाम हो जाएगी। आज सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे नज़रिए में अगर भारतवर्ष की जनता ने कोई सही फैसला कई दशकों के अंदर लिया है तो वो ये लिया है कि नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना मत दिया है और उसी का फायदा हुआ है। मैं अब तीसरे अंक पे आता हूं, राजनीतिक बात करना चाहता हूं। पर राजनीतिक बात शुरुआत करने से पहले मैं यूं जरूर कहना चाहता हूं कि हरियाणा के 2 चीज ऐसी हैं, ऐसे कांटे हैं जो जनता को चुभ रहे हैं और खास तौर पे उन लोगों को चुभ रहे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपनी पलकों के ऊपर रख करके सत्तासीन किया था, जो शहर के अंदर रहने वाले। एक प्रॉपर्टी पोर्टल, बहुत लोग निराश हो रहे हैं। सरकारी बाबू के पास जाते हैं तो जेब कटवा करके आते हैं। सरकार को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए। दूसरा बीपीएल कार्ड, जिस तरह से अनेक लोगों की दर इकट्ठी कर करके अनेक लोगों को बीपीएल से नीचे रहने वालों को बाहर निकाल दिया, उससे भी लोगों को परेशानी है, इसके भी बारे में सोचना चाहिए। और तीसरा, मैं आपके सामने भी जिक्र कर चुका हूं, धनखड़ साहब के सामने भी जिक्र कर चुका हूं कि ये डिमोलिशन ड्राइव जो एनसीआर के रीजन के अंदर हो रही है खास तौर के ऊपर, और गुड़गांव का तो मुझे पता है, कोई दिन नहीं जाता कि किसी ना किसी का घर या अहाता न तोड़ दिया जाता। तो ये तोड़ने वाली जो प्रतिक्रिया है, क्या इलेक्शन वाले साल में भी जारी रखने की ज़रूरत है? इसके ऊपर सोचने की बात है कि यही लोग आखिर आफ्टर ऑल झुग्गी झोंपड़ी के अंदर रहने वाले लोग ही हमारे को वोट देते हैं। तो इसके बारे में आपके संज्ञान में बात डाली है। विप्लव देव जी जरा सुने। आप हरियाणा के अंदर नए नए तौर के ऊपर प्रवेश किए हैं, न्यूट्रल हैं। ये हमारा मानना है कि हो सकता है पार्टी के अंदर कलह रहती रही हो, लेकिन सब आपके लिए बराबर है। तो मैं आपको यहाँ के इस क्षेत्र का इतिहास थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, और ख़ास तौर पे आपको और जो हमारी नौजवान पीढ़ी है जो 18 से 30 साल वाली है, जिनको फेसबुक देखना आती है, जिनको ट्विटर देखना आती है, जिनको कंप्यूटर चलाना आता है, लेकिन अपना इतिहास शायद उनको पूरे तौर के ऊपर नहीं आता। तो उनको मैं भी बताना चाहता हूं कि जब भी दक्षिणी हरियाणा के अंदर कोई बाहर का नेता आता है, हरियाणा का कोई चीफ मिनिस्टर आता है, किसी भी जिले का हो, वो यूं कहता है कि दक्षिणी हरियाणा के अंदर आते ही मेरे कान पक जाते हैं। क्यों पक जाते हैं? कि दक्षिणी हरियाणा वाले कहते हैं हमारे साथ भेदभाव हुआ है, हमारे साथ दुभांत हुई है, और सब ये प्रयास करते हैं कहते कहते कि हमने तो बराबर के रूप में सबको आका है। हमारी सरकार ने तो खास तौर के ऊपर औरों की निस्बत बेहतर आका है, लेकिन इसकी जड़ कहाँ है? जब तक वो नहीं समझ में आएगी तब तक राजनेता इस चीज का कोई हल नहीं निकालेंगे, और इसकी जड़ पाताल के अंदर है।
इसकी जड़ पाताल के अंदर है। 150 बरस पहले का मैं इतिहास दोहराना चाहता हूं। 1857 का युद्ध, आजादी की पहली लड़ाई, जहां तलवारों ने सामना किया था तोपों का और बंदूकों का। एक जगह के ऊपर नसीबपुर के अंदर 5000 सैनिक शहीद हो गए थे और लोग तो यूं कहते थे कि बरसों तक, दशकों तक जब बरसात होती थी इतना लहू वहां पर बहा था, इतना जमीन के अंदर घुस गया था कि जब बरसात होती थी तो बरसात का पानी वहां से जब गुजरता था तो लाल होकर के गुजरता। जिन लोगों ने पहली आजादी की लड़ाई के अंदर हिस्सा लिया, अंग्रेजों ने क्या किया? हम रोज उलाना देते हैं कि अंग्रेज आए, एक टापू के रहने वाले निवासी हमारे इतने बड़े मुल्क के ऊपर 200 साल राज कर गए, और हम यूं कहते हैं कि बांट करके हमारे को ये यहां पर राज कर गए। हमारे को बाई को से बांटा, एक एरिया को दूसरे एरिया से बांटा, और बांटने के बाद हमारे पे 200 साल राज कर गए। लेकिन ये जीता जागता उदाहरण आपके सामने हरियाणा का मैं पेश करना चाहता हूं कि जब 1857 का नसीबपुर की लड़ाई के अंदर दिल्ली के ऊपर अंग्रेजों का शासन दोबारा से कायम हो गया था, तो रेवाड़ी और मेवात, जिसके कई लोग यहां पर आए हुए हैं, जिन्होंने उस लड़ाई के अंदर हिस्सा लिया था, वो सारे के सारे डायरेक्ट अंग्रेजों के रूल के नीचे आ गए, क्योंकि दिल्ली के अंदर आकर के अंग्रेज बस गया था। पहले आगरा से काम चलाया करता था, फिर दिल्ली से चलाने लग गया। लेकिन जिन्होंने इनका सहयोग किया था, महेंद्रगढ़ नारनौल को 1857 की लड़ाई के बाद पटियाला के नीचे दे दिया गया। बावल, शाहजहांपुर, कनीना और अटेली ये नाभा के नीचे दे दी गई। जहां से हमारे प्रधान आते हैं दादरी, ये जींद के नीचे दे दिया गया। देश तो सारा गुलाम था ही, लेकिन हमने तो गुलामों की भी गुलामी करी है। ये हमारा सबसे लफड़ा है कि हमारे बारे में जब ये बनते हैं मेमोरियल तो क्यों नहीं सोचा जाता। प्रधानमंत्री ने आज दिल्ली के अंदर एक नया मेमोरियल स्थापित कर दिया। जो इंडिया गेट था वो केवल पहली युद्ध तक के, विश्व युद्ध के लोगों की मंडी हुई हिस्ट्री वहां पर लिखी गई थी। दूसरे विश्व युद्ध के अंदर का कोई जिक्र नहीं था, और उसके बाद चाइना बॉर्डर पे हो, चाहे पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर हो, चाहे कोई भी शहीद होता था, उसका कोई जिक्र नहीं था। प्रधानमंत्री ने नया संग्रहालय बनाया है और उसके अंदर सभी का नाम लिखा गया है जो आज़ादी के बाद और दूसरे विश्व युद्ध के बाद हमारे दिल्ली के नए संग्रहालय के अंदर और उसके अंदर उनका नाम लिखे गए हैं। हरियाणा भी पहल करी, 2 जगह ऐलान किया। एक अंबाला के अंदर बनेगा मेमोरियल आज़ादी का, और दूसरा नसीबपुर के अंदर या नारनौल के अंदर बनेगा आज़ादी के अंदर। जब लोग चर्चा करें आपसे कि भाई हमारे दक्षिणी हरियाणा के साथ भेदभाव हुआ है, तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि हरियाणा के अंदर अंबाला वाला तो संग्रहालय बनकर के तैयार हो गया, हालांकि ऐलान एक ही टाइम के ऊपर हुआ था, और नारनौल में अभी तक एक ईंट भी नहीं रखी गई। क्या लोगों को शिकायत करने का अख्तियार है कि नहीं? और मैं यूं कहना चाहता हूं कि डिफेंस यूनिवर्सिटी, यहां से बगल के अंदर 30-35 किलोमीटर बिनौला गांव के ऊपर देश की सबसे पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी स्थापित होनी थी। कारगिल युद्ध के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री के समय पे यह फैसला किया गया कि अगर चाइना के अंदर 2 डिफेंस यूनिवर्सिटी हो सकती है नेशनल, तो कम से कम हरियाणा के अंदर भी तो एक होनी चाहिए, हिंदुस्तान में भी तो एक होनी चाहिए।
और वो डिफेंस यूनिवर्सिटी, मैं उस टाइम के ऊपर रक्षा राज्य मंत्री था, बिनोला के अंदर स्थापित हुई थी। उसका फाउंडेशन रख दिया गया, उसकी चार दीवारी बननी गई, लेकिन 6 साल तक कांग्रेसियों ने उसके ऊपर इसके अलावा कोई ईंट भी नहीं रखी। ये चार दीवारी भी तो बनी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर बनी है। मेरा आपसे निवेदन है कि पिछले 3 साल के अंदर कार्यक्रम लोकसभा का ऐसे वैसे चला, रौला रप्पा रहा, पूरे तौर पे वो काम नहीं हुए। जो हमारे 5-6 साल हैं जब ये डिफेंस यूनिवर्सिटी का चर्चा हमारे सामने आती है, इन 5-6 सालों के अंदर अगर अभी तक हम नहीं करवा पाए हैं तो क्या 1 साल जो बचाया है इसके अंदर इस डिफेंस यूनिवर्सिटी के ऊपर पूरे तौर के ऊपर काम शुरू कर सकते हैं? मैं पहली बार इलेक्शन लड़ा 77 के अंदर, 73 के अंदर परिसीमन आयोग ने फैसला किया था कि देश भर के अंदर संख्या बढ़ गई है और लोकसभा की सीट बढ़ाई जाए। जो सन 73 से पहले लोकसभा के अंदर सीट हुआ करती थी वो थी 522 और परिसीमन आयोग के फैसले के बाद इनको 21 बढ़ा करके 543 कर दिया गया। हरियाणा के अंदर लोकसभा की सीट नहीं बढ़ाई गई, लेकिन विधानसभा की सीट बढ़ाई गई। और जहां हरियाणा के अंदर 81 विधानसभा की सीट हुआ करती थी सन 73 तक, जब पहली बार जब मैं इलेक्शन लड़ा 77 के अंदर, तो इनको 81 से बढ़ा करके और 90 कर दिया गया। लेकिन लोगों के दिमाग में आज के दिन भी ये बात है कि हरियाणा के उस टाइम के हर एक जिले के अंदर एक विधानसभा की सीट बढ़ी। और दुर्भाग्य से हमारा ही ऐसा एरिया था जिसको दक्षिणी हरियाणा बुलाते हैं, अहीरवाल भी लोग कह देते हैं, जो आज के दिन भारतीय जनता पार्टी को सत्तासीन करने के अंदर पूरा योगदान दिए हुए है। उसके अंदर हमारी 2 सीट घटा दी गई। एक कनीना की सीट हुआ करती थी वो गायब, एक सालावास की सीट हुआ करती थी वो भी गायब, और कुल मिलाकर के सब जगह के अंदर 81 से 90 हो गए। हर एक जिले में एक बढ़ी और हमारे इस दक्षिणी हरियाणा के अंदर 2 सीट घट गई। और फिर परिसीमन आयोग हुआ, दोबारा से आया। 2008 के अंदर क्या किया गया कि जिस हल्के से मैं लड़ा था पहली परिसीमन आयोग के बाद, जाटूसाना नाम का एक क्षेत्र हुआ करता था, 4 बार वहां से मैं विधायक रह चुका था। 2008 के परिसीमन आयोग ने जाटूसाना को खत्म कर दिया और कोसली नया हल्का बना दिया। तो इन मेरे 25 साल के अंदर या 40 साल के अंदर जब से मैं राजनीति कर रहा हूं, 3 इलाके के हरियाणा के विधानसभा के क्षेत्र हमारे से खत्म कर दिए गए। और आज मैं आपके बीच के अंदर ये कहना चाहता हूं कि अगला परिसीमन 2025 में या 2026 के अंदर आएगा। क्या ये हमारे साथ जो भेदभाव हुआ है, क्या ये पार्टी के तौर के ऊपर या प्रभारी के तौर के ऊपर हम मिलकर के भारतीय के शीर्ष नेतृत्व तक पर ये बात नहीं कह सकते हैं कि जो पिछले 40-50 साल के अंदर हमारे साथ बेइंसाफी हुई है राजनीतिक तौर के ऊपर, क्या आने वाले परिसीमन के अंदर इसको खत्म कर सकते हैं और हमारे को जायज हक अपना क्या दिलवा सकते हैं? ये फैसला हमने करवाना है। और बोलो, क्या आप लोग मेरे साथ हो? हां भरो या ना? तो बोलो, ये करवा के रहेंगे। बोलो हर हर महादेव। नहीं आई आवाज? पेट फुला करके बोलो, सीना तान करके बोलो, गला फाड़ करके बोलो, बोलो हर हर महादेव।
24 न्यूज NCR सोशल मीडिया पर आधारित न्यूज चैनल है जो हिंदी में सभी प्रकार की लाइव ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक हलचल, भक्ति, श्रद्धा और आस्था के साथ साथ मनोरंजन, बॉलीवुड, स्पोर्ट्स और बिजनेस की खबरों को आप तक पहुंचाता है। चैनल का उद्देश्य गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, रोहतक, झज्जर, मेवात और हरियाणा की लेटेस्ट खबरों को आप तक पहुंचाना है। इसलिए जुड़े रहे हमारे साथ। 24 न्यूज NCR, आपके हक की आवाज।